अतीत से अब तक कितना बदल चुके हैं, लेकिन इस बात को कम आंकते हैं कि भविष्य में उनका व्यक्तित्व, कामनाएं, लक्ष्य कितना बदल सकते हैं। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डेनियल गिलबर्ट ने एक बार कहा था, जीवन के हर चरण में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन लोगों के जीवन को गहन रूप से प्रभावित करेंगे जो हम आगे जाकर बनने वाले हैं। और जब हम उन लोगों में बदल जाते हैं, हम हमेशा अपने निर्णयों पर खुश नहीं होते। इसलिए युवा लोग उन टैटूज को हटवाने के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं जिन्हें बनवाने के लिए किशोरावस्था में पैसे खर्च किए थे। अधेड़ उम्र के लोग उन लोगों को तलाक देने की जल्दी में हैं जिनसे युवावस्था में वो शादी करना चाहते थे। वृद्ध एडल्ट्स उन चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जिन्हें मध्य आयु के एडल्ट्स ने पाने के लिए मेहनत की थी, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। हम सब, उन्होंने कहा, एक ऐसे भ्रम को साथ लेकर चल रहे हैं। ये भ्रम की इतिहास, हमारा व्यक्तिगत इतिहास बस हाल ही में खत्म हुआ है कि हम बस अभी वो बने हैं जो हमें हमेशा से बनना था और जो हम अपने शेष जीवन में भी बने रहेंगे। हम कभी भी ये सबक नहीं सीखते। गिलबर्ट की रिसर्च दिखाती है कि 18 वर्ष से 68 वर्ष की आयु तक लोग कैसे इस बात को कम आंकते हैं कि वो भविष्य में कितना बदलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस कारण कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान कैसे प्रभावित हो सकता है। चार्ली मुंगेर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि बिना किसी कारण के इसे बाधित न किया जाए। लेकिन आप संपत्ति की योजनाओं को कैसे बाधित न करें जब करियर, इन्वेस्टमेंट्स, खर्च, बजट इत्यादि जो भी आपको जीवन में चाहिए वो बदलता रहता है। ये कठिन है। रोनाल्ड रीड, धनवान जैनिटर जिनके बारे में हमने पहले बात की, और वॉरेन बफे जैसे लोगों के इतना सफल होने का एक कारण ये है कि वो एक ही काम को दशकों तक करते रहे, जिससे कंपाउंडिंग में स्वच्छंद बढ़ोतरी होती रही। लेकिन हम में से बहुत से लोग जीवन काल में इतना अधिक बदलते हैं कि हम एक ही काम को दशकों तक नहीं करना चाहते, या फिर उसके जैसा कुछ भी। इसीलिए 80 साल के एक जीवन काल के बजाय हमारी संपत्ति के पास शायद 20 वर्ष के 4 अलग अलग खंड होते हैं। मैं ऐसे युवा लोगों को जानता हूं जो कम इनकम के साथ सादा जीवन बिताते हैं और वो इसमें खुश भी हैं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक लग्जूरियस जीवन की कीमत चुकाने के लिए दिन रात काम करते हैं और ऐसा करने में पूरी तरह से खुश हैं। जोखिम दोनों के लिए है। पहला परिवार को पालने और रिटायरमेंट की बचत की असमर्थता का जोखिम उठाता है, और दूसरा इस पछतावे का कि उसने अपनी युवावस्था एक क्यूबिकल में गुजार दी। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। एक 5 साल के बच्चे से कहकर देखिए कि उसे ट्रैक्टर चालक नहीं बल्कि एक वकील बनना चाहिए, वो अपने रोम रोम से इसका विरोध करेगा। लेकिन ऐसी 2 बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है जब आप वो फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हों जो आपके मुताबिक लॉन्ग टर्म हैं। हमें वित्तीय आयोजन की चरम सीमाओं से बचना चाहिए। ये मान लेना कि आप कम इनकम के साथ खुश रहेंगे या अधिक इनकम पाने के लिए दिन रात की मेहनत चुनना इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि एक दिन आप खुद को पछताते हुए पाएंगे। इतिहास के अंत के भ्रम का ईंधन ये है कि लोग अधिकतर परिस्थितियों में इल्यूजन स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए चरम सीमा की योजना के लाभ, कुछ भी न होने की सादगी या सब कुछ पाने का रोमांच कम हो जाते हैं। लेकिन इन चरम सीमाओं के नकारात्मक पहलू, रिटायरमेंट में समर्थ न हो पाना या फिर एक ऐसे जीवन की ओर पलट कर देखना जो नोटों के पीछे दौड़ते गुजरा, चिरस्थायी पछतावा बन जाते हैं। पछतावा तब अधिक दुखदायी होता है जब आप पिछली योजना को छोड़कर विपरीत दिशा में दुगुनी गति से दौड़ें, खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए। कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छे से काम करती है जब आप किसी योजना को विकसित होने के लिए वर्षों या दशकों का समय दें। यह सिर्फ बचत के लिए ही नहीं बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी उतनी ही सच है। सहनशीलता ही कुंजी है, और जब आप समय के साथ अपने बदलने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर चलें, जीवन के हर मोड़ पर संतुलन भविष्य में होने वाले पछतावे से बचने और सहनशीलता को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बन जाता है। जीवन के हर मोड़ पर संयत वार्षिक बचत, संयत खाली समय,
संयत आवाजाही का समय और कम से कम परिवार के साथ संयत समय बिताने का उद्देश्य किसी भी योजना के साथ टिके रहने की संभावना को बढ़ा देता है और साथ ही पछतावे से बचने में भी सहायता करता है, बजाय उस स्थिति के जब इनमें से कोई भी चीज चरम सीमा पर जा पहुंचे। हमें अपने मन को बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकार करना चाहिए। कुछ सबसे दुखी कर्मी जिनसे मैं मिला हूं, ये वो लोग हैं जो किसी करियर के प्रति सिर्फ इसीलिए लॉयल रहते हैं क्योंकि ये क्षेत्र उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कॉलेज के मुख्य विषय का निर्णय करते हुए चुना था। जब आप इतिहास के अंत के भ्रम को स्वीकार करते हैं, आप समझ पाते हैं कि वो रोजगार जो आपने तब चुना जब आपकी उम्र वैध रूप से ड्रिंक करने की भी नहीं हुई थी, उस रोजगार में रहकर सोशल सिक्योरिटी के लिए योग्य होने की उम्र तक आनंद आने की संभावना कम है। तरकीब यह है कि परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार कर जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ा जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इन्वेस्टमेंट कॉलमनिस्ट जेसन ज़्वाग ने साइकोलॉजिस्ट डेनियल कनमैन के साथ उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखन पर काम किया था। ज़्वाग ने एक बार कनमैन के व्यक्तित्व की एक विचित्रता की कहानी सुनाई जिससे उन्हें बहुत फायदा होता था। डैनी के बारे में जो मुझे सबसे अधिक अमेज करता था वो उनकी हमारे हाल ही में किए गए काम को विस्फोटित करने की क्षमता थी। जेसन ज़्वाग ने साइकोलॉजिस्ट डेनियल कनमैन के साथ उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखन पर काम किया था। ज़्वाग ने एक बार कनमैन के व्यक्तित्व की एक विचित्रता की कहानी सुनाई जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता था। डैनी के बारे में जो मुझे सबसे अधिक अमेज करता था वो उनकी हमारे हाल ही में किए गए काम को विस्फोटित करने की क्षमता थी। ज़्वाग ने लिखा, वो और कनमैन एंडलेसली किसी अध्याय पर काम करते, लेकिन अगले ही पल कनमैन एक ऐसा रूपांतरित संस्करण भेजते जिसे पहचानना मुश्किल होता। ये अलग तरह से शुरू होता, अलग तरह से खत्म होता। इसमें ऐसे एनेक्डोट्स और एविडेंस होते जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। ये ऐसे शोध पर आधारित होता जिनके बारे में आपने सुना भी ना हो। जब मैंने डैनी से पूछा कि कैसे वो इस तरह फिर से शुरुआत कर सकते थे जैसे कि उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा ही ना हो, ज़्वाग ने कहना जारी रखा, उन्होंने वो शब्द कहे जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाया, मेरे पास कोई विफल लागत नहीं है। विफल लागत निर्णयों को अतीत के प्रयासों से जोड़ना जिनका रिफंड नहीं हो सकता, ऐसे संसार में एक दानव के समान हैं जहां लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। वो हमारे भविष्य के अस्तित्व को अतीत के भिन्न अस्तित्व का कैदी बना देते हैं। ये उसी समान है जैसे कोई अजनबी आपके लिए आपके जीवन के बड़े निर्णय ले रहा हो। ये स्वीकार करना कि वो फाइनेंशियल गोल्स जो तब लिए गए जब आप एक अलग व्यक्ति थे, उन्हें जीवन रक्षक की सहायता से घसीटने के बजाय बेदर्दी से पीछे छोड़ देना भविष्य में होने वाले पछतावे से बचा सकता है। और जितनी जल्दी ये किया जाए उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग की ओर लौट सकते हैं। तो आगे चलिए कंपाउंडिंग के प्रवेश शुल्क के बारे में बात करते हैं। कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर चीज का एक मूल्य होता है, लेकिन हर मूल्य लेबल पर छपा नहीं होता। हर चीज का एक मूल्य होता है और संपत्ति संबंधी अधिकतर चीजों के लिए कुंजी उनके मूल्य को जानना और उसे चुकाने के लिए इच्छुक होना है। समस्या यह है कि अधिकतर चीजों का मूल्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक हम खुद उनका अनुभव ना कर लें, जब बिल ओवरड्यू हो। सन 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक विश्व में सबसे बड़ी कंपनी थी जिसकी शुद्ध संपत्ति $1 ट्रिलियन की 1/3 थी। बीते दशक के हर वर्ष में यह पहले या दूसरे स्थान पर रही थी, जो कॉरपोरेट एरिस्टोक्रेसी का एक चमकता उदाहरण था। फिर सब मानो टूट कर ढह गया। सन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने जीई विभाग को अस्त व्यस्त करके रख दिया, जो कंपनी के आधे से ज्यादा मुनाफे के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। फलतः इसे मिट्टी के मोल बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा की आगामी बाजियां भी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुईं, जिनसे कई बिलियन का नुकसान हुआ।
जीई का स्टॉक सन 2007 में $40 से गिरकर सन 2008 में $7 तक आ पहुंचा। सीईओ जेफ इमेल्ट, जो सन 2001 से कंपनी संभाल रहे थे, उन्हें अविलंब रूप से बहुत ही बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया। उन्हें उनके नेतृत्व, एक्विजिशन, कटिंग द डिविडेंड्स और जाहिर से तौर पर गिरते स्टॉक मूल्य के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। सही भी है, अच्छे समय में जिनके पास राजवंशीय संपत्ति होती है वो पासा पलटने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार भी उठाते हैं। सन 2017 में वो पद से हट गए, लेकिन जाते समय इमेल्ट कुछ गहन कह कर गए। अपने उन आलोचकों को जवाब देते हुए जिन्होंने उन्हें गलत ठहराया था और कहा था कि उन्हें जो करना चाहिए था वो ऑब्वियस था, इमेल्ट ने अपने सक्सेसर से कहा, हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक कि आप उसे ना कर रहे हों, क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्ति के संघर्ष भीड़ में खड़े लोगों के लिए अदृश्य होते हैं। विस्तार, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, यूनियन, दीर्घस्थायी दफ्तरशाही की परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना न सिर्फ कठिन है बल्कि समस्याओं की तीव्रता को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक कि आप खुद उनका सामना न करें। इमेल्ट का सक्सेसर, जो सिर्फ 14 महीने टिक सका, उसने भी ये बात अच्छी तरह से समझ ली। बहुत सी चीजें सिद्धांत की तुलना में प्रयोग में अधिक कठिन होती हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अधिकतर बार हम सफलता के मूल्य को सही तरह से आंक नहीं पाते और इसी कारण हम उसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। सन 2018 तक 50 वर्ष के अंतराल में S&P में 119 गुना की वृद्धि हुई। आपको करना बस ये था कि आराम से बैठकर अपनी संपत्ति की कंपाउंडिंग होने दें। पर जाहिर सी बात है, सफल निवेश आसान ही नजर आता है जब तक कि उसे आप खुद न कर रहे हों। स्टॉक लंबे समय तक रोक कर रखिए। आप अक्सर सुनेंगे ये अच्छी सलाह है, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि जब स्टॉक में गिरावट आ रही हो तो लंबे समय वाला दृष्टिकोण बनाए रखना कितना कठिन होता है। हर योग्य चीज की तरह सफल इन्वेस्टमेंट्स भी एक मूल्य की मांग करती हैं, लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर या सेंट नहीं है। ये है अस्थिरता, भय, शंका, अनसर्टिनिटी और पछतावा। वो सभी जिन्हें अनदेखा करना आसान है जब तक आप वास्तविकता में उनका सामना न करें। ये समझने की असमर्थता कि इन्वेस्टिंग का भी मूल्य होता है हमें बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए लुभा सकती है, और किसी दुकान से सामान चुराने की तरह शायद ही कभी इसका अंत भला होता है। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए जिसकी कीमत $30,000 है। आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, इसके लिए $30,000 का भुगतान करें। दूसरा, एक सस्ती इस्तेमाल की हुई कार ढूंढें, या फिर तीसरा, इसे चुरा लें। इस मामले में 99% लोग तीसरे विकल्प से बचना जानते हैं, क्योंकि एक कार चुराने का परिणाम लालच पर भारी पड़ जाता है। पर मान लीजिए कि आप अगले 30 वर्षों में 11% एनुअल रिटर्न चाहते हैं, जिसे आप शांतिपूर्वक रिटायर हो सकें। क्या ये रिवॉर्ड मुफ्त में मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हर चीज का एक मूल्य होता है और इसे चुकाना पड़ता है। इस मामले में यह मार्केट का एक कभी न खत्म होने वाला टॉन्ट है, जो बड़े रिटर्न्स देता तो है, फिर उतनी ही जल्दी उन्हें ले भी लेता है। डिविडेंड्स मिलाकर सन 1950 से सन 2019 के बीच डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 11% का एनुअल रिटर्न दिया, जो बहुत बढ़िया है। लेकिन इस अंतराल में सफलता का मूल्य भयंकर रूप से अधिक रहा। इस चार्ट में शेडेड लाइंस दिखाती हैं कि ये अपने पिछले ऑल टाइम हाई वैल्यू से कम 5% कम कब था। मार्केट रिटर्न का मूल्य ये होता है। ये शुल्क, ये प्रवेश शुल्क है और ये काफी पीड़ा पहुंचाता है। अन्य उत्पादों की ही तरह जितना बड़ा रिटर्न होगा उतना ही अधिक मूल्य। नेटफ्लिक्स स्टॉक ने सन 2002 से सन 2018 के बीच 35,000% का रिटर्न दिया, लेकिन 94% दिनों में अपने पिछले ऑल टाइम हाई वैल्यू से कम पर कारोबार किया। मॉन्स्टर बेवरेज ने सन 1995 से सन 2018 के बीच
3,19,000% का रिटर्न दिया, इतिहास के सबसे अधिक रिटर्न में से एक। लेकिन इस अंतराल में 95% समय पिछले ऑल टाइम हाई वैल्यू से कम पर कारोबार किया। महत्वपूर्ण पहलू यह है, कार की तरह यहां भी आपके पास कुछ विकल्प हैं। अस्थिरता और उथल पुथल को स्वीकार करके आप ये मूल्य चुका सकते हैं, या फिर आप कम अनसर्टेनिटी और भुगतान वाली कोई संपत्ति तलाश सकते हैं, ठीक इस्तेमाल की गई कार की तरह। या फिर आप कार की चोरी की तरह एक बड़ी चोरी का प्रयास कर सकते हैं। रिटर्न पाने का प्रयत्न करना, इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचते हुए। निवेश में अधिकतर लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं, एक कार के चोर की तरह। हालांकि वो नेक नीयत और कानून के पाबंद होते हैं। वो ऐसी तरकीबें और कार्य नीतियां बनाते हैं जिससे मूल्य चुकाए बिना रिटर्न पा सकें। वो ट्रेड इन और ट्रेड आउट करते हैं। वो अगले रिसेशन से पहले बेचने और अगले उछाल से पहले खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। अधिकतर इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत अनुभव से भी ये जान जाते हैं कि अस्थिरता आम और सामान्य है। फिर काफी इन्वेस्टर्स अगले कदम के रूप में वो चुनते हैं जो सबसे लॉजिकल प्रतीत होता है, इससे बचने का प्रयास करना। लेकिन धन देवता ऐसे लोगों को मान नहीं देते जो बिना मूल्य चुकाए रिवॉर्ड पाने की कोशिश करते हैं। कुछ कार के चोर शायद बचकर निकल जाएं, कहीं अधिक पकड़े भी जाएंगे और फिर उन्हें दंड भी दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट में भी ठीक ऐसा ही होता है। मॉर्निंग स्टार ने एक बार सामरिक म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर नजर डाली, जिनकी स्ट्रैटेजी सही मौके पर स्टॉक और बॉन्ड के बीच अदला बदली करना है, जिससे वो कम जोखिम पर अधिक मार्केट रिटर्न्स प्राप्त कर सकें। वो बिना मूल्य चुकाए रिटर्न्स पाना चाहते हैं। ये स्टडी सन 2010 के मध्य से सन 2011 के अंत तक के अंतराल पर केंद्रित थी, जब यूएस स्टॉक मार्केट में रिसेशन के डर से घमासान मचा हुआ था और S&P 500 में 20% की गिरावट हुई थी। ठीक इसी तरह के वातावरण में टैक्टिकल फंड काम करते हैं। ये उनका जगमगाने का समय था। मॉर्निंग स्टार की गिनती के अनुसार इस अंतराल के दौरान 112 टैक्टिकल म्यूचुअल फंड्स थे। इनमें से मात्र 9 के रिटर्न रिस्क एडजस्टेड और बेहतर थे, बजाय साधारण 60 या 40 स्टॉक बॉन्ड फंड के। 1/4 से कम टैक्टिकल फंड में लिस्ट से छोटी उच्चतम गिरावट थी। मॉर्निंग स्टार ने लिखा, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा टैक्टिकल फंड ने कम लाभ प्राप्त किया, अधिक अस्थिर रहे और जोखिम के उतना ही अधीन थे जितना हैंड्स ऑफ फंड। बहुत से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते समय इस बात में आ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार औसत इक्विटी फंड इन्वेस्टर ने जिन फंड में इन्वेस्ट किया उनमें प्रतिवर्ष आधे प्रतिशत के रेट से कमजोर प्रदर्शन किया, जो खरीदने और बेचने का नतीजा था, जबकि उन्हें खरीद कर रोके रखना था। विडंबना यह है कि मूल्य चुकाने से बचने के लिए इन्वेस्टर्स को 2 गुना मूल्य चुकाना पड़ता है। वापस जीई की बात करते हैं। इसकी अनेकों त्रुटियों में से एक पूर्व सीईओ जैक वेल्च के काल से उत्पन्न होती है। वेल्च ये सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध हो गए कि प्रति शेयर क्वार्टरली अर्निंग्स वॉल स्ट्रीट के अनुमान को पछाड़ दे। वो ग्रैंड मास्टर थे। अगर वॉल स्ट्रीट के पत्रकार 0.25% डॉलर्स प्रति शेयर की अपेक्षा करते तो जैक कुछ भी करके 0.26% डॉलर्स प्रदान करते। फिर चाहे व्यवसाय या इकोनॉमी की दशा कैसी भी हो, वो ऐसा नंबर्स के मैसेजिंग से करते थे। ये चैरिटेबल डिस्क्रिप्शन है, भविष्य के क्वार्टर में से लाभ निकालकर वर्तमान क्वार्टर में डालना ताकि ओबीडियंट आंकड़े अपने मालिक को सलाम कर सकें। फोर्ब्स ने ऐसे ही दर्जनों उदाहरणों में से एक का वर्णन करते हुए कहा, जनरल इलेक्ट्रिक ने लगातार 2 सालों तक लक्ष्य उपयोक्ताओं के बजाय बेनाम फाइनेंशियल पार्टनर्स को लोकोमोटिव बेचे, जिसने ओनरशिप के अधिकतर जोखिम को जीई पर ला छोड़ा। वेल्च ने अपने खेल को कभी नहीं नकारा। उन्होंने अपनी किताब स्ट्रेट फ्रॉम द गट में लिखा, संकट काल को लेकर हमारे बिजनेस लीडर्स की प्रतिक्रिया जीई संस्कृति का रिस्पॉन्स थी। क्वार्टर के खाते बंद होने पर भी बहुत से तुरंत आय की कमी को भरने का प्रस्ताव देते। कुछ कहते कि वो
सरप्राइज को ऑफसेट करने के लिए अपने व्यवसाय में से अतिरिक्त $10 मिलियन, $20 मिलियन या फिर $30 मिलियन लगा सकते थे। नतीजा यह निकला कि वेल्च के नेतृत्व में शेयरधारकों को मूल्य नहीं चुकाना पड़ा। उन्हें स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी प्राप्त हुई, एक ऐसा स्टॉक जो साल दर साल बिना अनसर्टेनिटी के सरप्राइज के साथ बढ़ता रहता। फिर बिल देय हो गया, जैसा कि हमेशा होता है। जीई के शेयरधारकों को 1 दशक तक उस महाकाय घाटे की मार झेलनी पड़ी जो पहले लेखांकन दांवपेच के कारण परिरक्षित थे। वेल्च के युग के छोटे मुनाफे आज बड़ा घाटा बन गए। इसका सबसे विचित्र उदाहरण विफल गिरवी दिग्गजों फ्रेडी मैक और फ्रैनी के रूप में देखने को मिलता है, जिन्हें सन 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी वर्तमान इनकम को कई बिलियन डॉलर से अंडर रिपोर्ट करते पकड़ा गया। उनका ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि उस लाभ को भविष्य के अंतराल में फैलाकर इन्वेस्टर्स को सहजता और प्रिडिक्टेबिलिटी के भ्रम में रखा जा सके, मूल्य न चुकाने का भ्रम। प्रश्न ये उठता है कि इतने लोग जो कार, घर, भोजन और छुट्टियों का मूल्य चुकाने को तैयार हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का मूल्य चुकाने से क्यों बचते हैं? जवाब आसान है। सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता। यह कोई प्राइस टैग नहीं जिसे आप देख सकें। इसीलिए जब बिल देय होता है, यह कुछ अच्छा पाने के शुल्क की तरह प्रतीत नहीं होता। यह कुछ गलत करने के जुर्माने जैसा लगता है। और हालांकि लोग शुल्क चुकाने के लिए राजी रहते हैं, जुर्माने से हमेशा बचा जाता है। ट्रैफिक के जुर्माने और IRS के जुर्माने का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको सजा मिलना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को घटता देखे और वो घटाव उसे जुर्माने के रूप में दिखे, वो नेचुरल रूप से भविष्य में उससे बचना चाहेगा। ये बहुत ही साधारण सुनाई पड़ता है, लेकिन मार्केट की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना उस मानसिकता को विकसित करने के लिए आवश्यक है जो आपको इतने समय तक टिके रहने दे कि आपके इन्वेस्टमेंट का लाभ आपके पक्ष में हो जाए। कुछ इन्वेस्टर्स की यह कहने की प्रवृत्ति होती है, अगर मैं अपनी 20% संपत्ति खो दूं तो भी मैं संभाल लूंगा। नए इन्वेस्टर्स के लिए यह दोहरे रूप से सच है, जिन्होंने कभी भी 20% के घाटे का अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक शुल्क के रूप में देखेंगे, चीजें अलग नजर आएंगी। डिज्नीलैंड के टिकट का मूल्य $100 होता है, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। पिछले वर्ष लगभग 18 मिलियन लोगों को लगा कि यह शुल्क चुकाने योग्य है। कुछ को लगा कि $100 कोई सजा या जुर्माना था। शुल्क का उचित समझौता प्रत्यक्ष होता है जब यह साफ हो कि आप इसे चुका रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट रिटर्न्स कभी मुफ्त नहीं होते और न ही कभी होंगे। हर अन्य उत्पाद की तरह वो आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करते हैं। इस मूल्य को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ठीक जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता। आप एक स्थानीय मेले में जा सकते हैं जहां की टिकट सिर्फ $10 हो, या फिर मुफ्त में घर पर रह सकते हैं। आप ऐसे भी अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसका आप मूल्य चुकाएंगे। मार्केट में भी यही होता है। अस्थिरता, अनसर्टेनिटी का शुल्क, रिटर्न्स का मूल्य कम शुल्क वाले पार्क जैसे नकद और बॉन्ड से बड़े रिटर्न्स पाने का प्रवेश शुल्क है। उपाय यह है कि आप खुद को समझाएं कि मार्केट का शुल्क इस योग्य है। अस्थिरता और अनसर्टेनिटी का सामना करने का यही सही तरीका है। सिर्फ इसे झेलना नहीं, बल्कि ये समझ पाना कि यह एक चुकाने योग्य प्रवेश शुल्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हो। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश भी हो जाती है, पर अगर आप प्रवेश शुल्क को जुर्माने की तरह देखेंगे, आप कभी भी जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो मूल्य का पता करें और फिर उसे चुकाएं। आप और मैं ऐसे लोगों से फाइनेंशियल क्यूज लेते समय सावधान रहें जिनका खेल आपसे अलग हो। सन 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल के इम्प्लोजन ने
पारिवारिक संपत्ति को 6.2 ट्रिलियन डॉलर से घटा दिया। हाउसिंग बबल के अंत ने 8 ट्रिलियन डॉलर्स कम कर दिए। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि फाइनेंशियल बबल कितने विनाशकारी हो सकते हैं, वो कितने ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये सब आखिर क्यों होता है और ये क्यों होता ही रहता है? हम अपने सबक क्यों नहीं सीखते? यहां एक सामान्य उत्तर यह है कि लोग लालची होते हैं और लालच मनुष्य स्वभाव का एक इनडिनाइबल फीचर है। ये सच हो सकता है और अधिकतर लोगों के लिए ये ठीक ठाक जवाब है। लेकिन चैप्टर 1 से याद करिए, कोई भी मूर्ख नहीं है। लोग ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो, और वो ऐसा अक्सर जानकारी और तर्क के अभाव में करते हैं। लेकिन जब ये निर्णय लिए गए तब वो उनके लिए मायने रखते थे। बबल का दोष लालच पर मढ़कर वहीं रुक जाने से हम ये सबक सीखने से चूक जाते हैं कि हाइंडसाइट में जो निर्णय लालची नजर आते हैं, लोग उन्हें क्यों और कैसे रेशनल ठहराते हैं। बबल से सीख लेना कठिन इसलिए भी है क्योंकि वो कैंसर की तरह नहीं होते, जहां बायोप्सी से हमें साफ चेतावनी और डायग्नोसिस मिल जाए। वो किसी राजनीतिक पार्टी के उत्थान और पतन की तरह अधिक होते हैं, जहां हाइंडसाइट में परिणाम तो साफ होता है लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए प्रतिस्पर्धा भीषण है और किसी को हर समय पर हर संपत्ति का स्वामित्व चाहिए, जिसका मतलब यह है कि बबल की धारणा ही हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचना चाहता कि वो ओवर वैल्यूड संपत्ति के मालिक हैं। हाइंडसाइट में सबक सीखने के बजाय हम संभवतः निंदा करने के लिए उंगलियां उठाते हैं। मुझे नहीं लगता हम कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बबल आखिर होते क्यों हैं। ये ठीक ये पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। इसके लगभग हमेशा ही कई परिणाम होते हैं, उनमें से कई कन्फ्लिक्टिंग हैं और सभी कंट्रोवर्शियल भी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है जिसके सरल उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन मैं उनके होने का एक ऐसा कारण आपके सामने रखूंगा जो अनदेखा भी रह जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर लागू भी होता है। इन्वेस्टर्स अक्सर निर्दोष रूप से दूसरे इन्वेस्टर्स से क्यूज ले लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। फाइनेंस में एक ऐसी अवधारणा है जो निर्दोष प्रतीत होती है, लेकिन जिसने बेहिसाब विनाश किया है। वो धारणा यह है कि एक ऐसे संसार में जहां इन्वेस्टर्स के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग हैं, संपत्ति का एकमात्र तर्कसंगत मूल्य होता है। अपने आप से पूछिए, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना मूल्य चुकाना चाहिए? उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 वर्ष की समय परिधि है तो उचित दाम जानने के लिए अगले 30 वर्ष तक गूगल के डिस्काउंटेड कैश फ्री इन्वेस्टमेंट का गहन विश्लेषण करना होगा। क्या आप 10 वर्ष में नकद वापस निकालने की सोच रहे हैं तो सही दाम जानने के लिए अगले दशक में तकनीक उद्योग की क्षमता का विश्लेषण करना होगा, और साथ ही इसका भी कि गूगल मैनेजमेंट इस परिकल्पना को एग्जीक्यूट करे। क्या आप 1 वर्ष के भीतर ही बेचने की सोच रहे हैं तो फिर गूगल के वर्तमान प्रोडक्ट सेल साइकिल पर ध्यान दीजिए, ये जानने के लिए कि बियर मार्केट होगी या नहीं। क्या आप डे ट्रेडर हैं तो उचित दाम होगा, किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अब और दोपहर के बीच जो होगा आप बस उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी मूल्य पर अकम्प्लिश किया जा सकता है। जब निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग होते हैं और हर संपत्ति वर्ग में ऐसा होता ही है, जो मूल्य एक व्यक्ति को फनी लग सकते हैं वही किसी दूसरे के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं, क्योंकि जिन पहलुओं पर वो इन्वेस्टर ध्यान देते हैं वो अलग है। सन 1990 के .com बबल को ही ले लीजिए। लोग सन 1999 में याहू स्टॉक को देखकर कह सकते हैं वो पागलपन था। जिलियन गुना का मुनाफा, उस मूल्य निर्धारण का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स जिनके पास सन 1999 में याहू स्टॉक था, उनकी समय परिधि इतनी छोटी थी कि उनके लिए एक हास्यास्पद मूल्य चुकाना अर्थपूर्ण था। एक डे ट्रेडर जो वो चाहे निष्पादित कर सकते थे, चाहे याहू के एक शेयर की कीमत $5 रही हो या $500, फर्क नहीं पड़ता था।
जब तक कि वो उस दिन सही दिशा में जाएं, और ऐसा हुआ भी कई वर्षों तक। फाइनेंस का एक निर्विवाद नियम यह है कि धन प्रतिफल का उस सीमा तक पीछा करता है जहां तक कर सके। अगर किसी संपत्ति में आवेग है, ये समय के एक अंतराल में कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ती रही है। शॉर्ट टर्म कारोबारियों के एक समूह के लिए यह मानना कतई मूर्खतापूर्ण नहीं है कि ये ऊपर जाती रहेगी। अनिश्चित काल के लिए नहीं, बस उस छोटी अवधि में जिसमें वो चाहते हैं। आवेग अल्पावधि कारोबारियों को रीजनेबल रूप से आकर्षित करता है और बस फिर रोमांचक शुरुआत हो जाती है। बबल तब बनते हैं जब अल्पावधि प्रतिफल इतनी राशि अर्जित कर लेते हैं कि निवेशकों की बनावट अधिकतर लॉन्ग टर्म से अधिकतर शॉर्ट टर्म में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया खुद ब खुद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे व्यापारी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को बढ़ाते हैं, वो और अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। शीघ्र ही इसमें अधिक देर नहीं लगती। सबसे अधिक प्राधिकार वाले प्रभावी मार्केट मूल्य सेटर वो होते हैं जिनकी समय परिधि छोटी होती है। बबल इतना अधिक बढ़ते मूल्य निर्धारण से संबंधित नहीं होते, वो किसी और बात का लक्षण होते हैं। छोटी होती समय परिधि का जैसे जैसे और नए व्यापारी खेल में उतरते हैं। ये कहना आम बात है कि .com बबल भविष्य के बारे में इरेशनल ऑप्टिमिज्म का समय था, लेकिन उस युग की एक सबसे बड़ी खबर ट्रेडिंग की रिकॉर्ड मात्रा की घोषणा थी। जो होता ही है जब इन्वेस्टर्स एक ही दिन में खरीदें और बेचें। निवेशक विशेषतः वो जो मूल्य सेट कर रहे थे, अगले 20 वर्षों के बारे में नहीं सोच रहे थे। सन 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का टोटल टर्नओवर 120% था, जिसका मतलब यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा अगले 8 महीनों के बारे में ही सोच रहे थे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिन्होंने वो म्यूचुअल फंड खरीदे, वो भी ठीक ऐसा ही कर रहे थे। मैगी महर ने अपनी किताब बुल में लिखा, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोर कार्ड को रिपोर्ट में बदल दिया था, जो हर 3 महीने में आती थी। इस परिवर्तन ने इन्वेस्टर्स को बेहतर प्रदर्शन को चेज करने के लिए प्रेरित किया। चार्ट में सर्वोच्च फंड को खरीदने के लिए उस समय जब वो सबसे महंगे थे। ये डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और हर मिनट की मार्केट कमेंट्री का युग था। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप लॉन्ग टर्म विचारों से जोड़ें। सन 2000 के दशक के मध्य में हुए हाउसिंग बबल में भी ठीक ऐसा ही हुआ। अगले 10 वर्षों के लिए अपने परिवार के लिए फ्लोरिडा के एक 2 बेडरूम के घर पर $7 लाख खर्च करने को उचित सिद्ध करना कठिन है, लेकिन ये अर्थपूर्ण लगेगा अगर आप कुछ महीनों में बढ़ते मूल्यों का तुरंत लाभ उठाने के लिए उस घर को मार्केट में फ्लिप कर दें। उस बबल के दौरान बहुत से लोग ठीक यही कर रहे थे। रियल एस्टेट लेन देन को ट्रैक करने वाली एक कंपनी एटॉम के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में ऐसे घरों की संख्या जो 12 महीने के अंतराल में एक से अधिक बार बिके, वो फ्लिप कर दिए गए थे। बबल के दौरान फ्लिप 5 गुना बढ़ गई थी। सन 2000 के पहले क्वार्टर में 20,000 से सन 2004 के पहले क्वार्टर में 1 लाख के ऊपर। बबल के बाद यह फ्लिपिंग 40,000 प्रति क्वार्टर तक घट गई और तब से लगभग ये वहीं पर। नमस्कार मित्रों, अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपको किसी प्रकार का सजेशन देना है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू। क्या आपको लगता है कि फ्लिप करने वाले इन लोगों को लॉन्ग टर्म मूल्य से किराए के अनुपात की परवाह थी, या फिर जो मूल्य उन्होंने चुकाए उनके पीछे लॉन्ग टर्म इनकम ग्रोथ का भरोसा था? बिल्कुल नहीं। उनके खेल में वो आंकड़े मायने ही नहीं रखते थे। उनके लिए मायने बस ये रखता था कि घर का मूल्य